जैसे कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की। बता दें, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीख का भले ही ऐलान ना हुआ हो, लेकिन चुनावी बिसात का बिछना शुरू हो गया है। सत्तारूढ़ बीजेपी और कांग्रेस पार्टी चुनाव तैयारी में पूरी तरह से जुट गए। ऐसे में बीजेपी भोपाल मध्य विधानसभा सीट को जीतने को लेकर तरह तरह के फॉर्मूले अपना रही। इस बार बीजेपी ने चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही इस सीट पर अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। भोपाल जिले में 7 विधानसभा सीटें आती, जिसमें भोपाल मध्य एक सीट है। 2018 के विधानसभा चुनाव के कांग्रेस जीत मिली थी। कांग्रेस की ओर से आरिफ मसूद ने बीजेपी के सुरेंद्र नाथ को चुनाव से हरा दिया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक देश एक चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने इसे लेकर सरकार की अच्छी पहल बताते हुए कहा कि यह समय की मांग है, इसके विकास के नए रास्ते खुलेंगे। एक देश एक चुनाव आज की जरूरत है। सीएम योगी ने कहा कि बार बार चुनाव कराने से विकास में बाधा आती है। बता दें कि केंद्र सरकार ने आज ही एक देश एक चुनाव को लेकर कमेटी बनाई। यह कमेटी रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनाई गई है। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी के बीच हलचल मची है। पार्टी अभी तक राज्य की विधानसभा में अपने नेता का चुनाव नहीं कर पाई। इस बीच लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बुलाई गई एक बैठक से विधायकों की गैर मौजूदगी ने सवाल खड़े कर दिए। बीजेपी के भीतर चल रही इस कलह को लेकर कांग्रेस भी एक्टिव है और जमकर बीजेपी पर निशाना साध रही है। इसरो का सूर्य मिशन आदित्य L1 शनिवार यानी 2 सितंबर को सुबह करीब 11:50 बजे लॉन्च किया जाएगा। लॉन्चिंग की लगभग सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है। जब देश का पहला सौर मिशन अपने विश्वसनीय PSLV पर सवार होकर सूर्य की ओर अपनी यात्रा पर श्रीहरिकोटा से रवाना होंगे, तो इसरो की एक और शाखा द्वारा विकसित द्रव नोदन प्रणाली आदित्य L1 मिशन को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। शिवसेना के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार को दावा किया कि विपक्षी गठबंधन इंडिया पूरे आत्मविश्वास से आगे बढ़ रहा और 2024 में लोकसभा चुनाव जीतने के लिए तैयार है। इंडिया कॉन्क्लेव में पूरे भारत से 28 राजनीतिक दलों ने भाग लिया। कॉन्क्लेव की मेजबानी करने वाले उद्धव ठाकरे ने कहा, हम हर कदम आगे बढ़ रहे और इंडिया गठबंधन की तीसरी मीटिंग सफलतापूर्वक संपन्न हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नेहरू मेमोरियल संग्रहालय एवं पुस्तकालय का नाम बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। केंद्र द्वारा जारी अधिसूचना में कहा, भारत सरकार नियम 1961 में दूसरी अनुसूची प्रविष्टि 9 में संस्कृति मंत्रालय शीर्ष के तहत नेहरू मेमोरियल संग्रहालय पुस्तकालय शब्दों का स्थान पर प्रधानमंत्री का संग्रहालय और पुस्तकालय शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्षी गठबंधन इंडिया का जन्म होते तो हो चुका है, लेकिन वो अभी पालने में ही है। उसके जमीन पर पांव रखने से पहले ही तमाम तरह की बाधाएं सामने आने लगी। कहा जा रहा है कि मुंबई बैठक में चुनावी प्रस्ताव पास होना था, लेकिन जातिगत जनगणना के मुद्दे पर रार हो गई और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वहां से निकल गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को जिले के नौगढ़िया में मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन किया। इस दौरान उन्होंने जन दर्शन यात्रा निकाली और कहा है कि लोगों को आशीर्वाद भी दिया गया है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि कार्यकर्ताओं पे हर महीने 7250 मिनी आंगनबाड़ी को मानदेय दिया जाएगा। सहायिकाओं को 6500 रुपये महीने दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा, लोक सेवा केंद्र में सेवा लेने के लिए अभी नागरिकों को 40 रुपये देने पड़ते हैं, इसे घटाकर 20 रुपये कर दिया जाए। रेवेन्यू सेक्रेटरी संजय मल्होत्रा ने शुक्रवार को जानकारी देते हुए कहा, अगस्त 2023 के लिए जीएसटी रेवेन्यू में 11% का इजाफा देखने को मिला। इस बार यह आंकड़ा फिर से 1.60 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा पहुंचा है। वास्तव में ये 5वीं बार ऐसा मौका आया है कि जब देश का जीएसटी कलेक्शन 1.60 लाख करोड़ रुपए के पार गया है। ऐसा इसलिए देखने को मिला क्योंकि देश में जीएसटी की चोरी में गिरावट देखने को मिली। अगस्त 2022 में जीएसटी कलेक्शन 1,43,612 करोड़ रुपये था। G20 की बैठक के दौरान मंडप के दूसरे फ्लोर पर शिखर सम्मेलन होगा। इस जगह पर पहुंचने के लिए एक कॉरिडोर है, जिसे आम बोलचाल की भाषा में कल्चरल कॉरिडोर का नाम दिया गया है। अब आपके मन में यह जरूर आ गया होगा कि आखिरकार यह कल्चरल कॉरिडोर क्या है। TV9 भारतवर्ष को मिली जानकारी के मुताबिक बेशक भारत में G20 शिखर सम्मेलन हो रहा हो, लेकिन भारत की सोच वसुधैव कुटुंबकम की है। यही वजह है कि इसे कॉरिडोर से G20 से आए सभी सदस्य और आमंत्रित देशों से मंगवाए गए। पाकिस्तान में महंगाई कम होने के बजाय बढ़ती जा रही। यहाँ पर पेट्रोल और डीजल की कीमत में आग लगी हुई, जिसका सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ रहा है। इससे खाने पीने की चीज़ें महंगी हो गई। ऐसे में गरीब आदमी की थाली में दाल रोटी भी गायब हो गई। खास बात यह है कि महज 16 दिन के अंदर पाकिस्तान सरकार ने दूसरी बार पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की। इससे 1 लीटर की पेट्रोल कीमत 300 रुपये के पार पहुँच गई। लोग सरकार के इस फैसले से नाराज हैं।
कर्नाटक में भाजपा के भीतर चल रही कलाप खुलकर सामने आने लगी। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष और विधानसभा विपक्ष के नेता को लेकर खींचातान जारी। इस बीच कई नेता बीते दिन हुए एक अहम बैठक से गायब रहे। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद से भारतीय जनता पार्टी के बीच हलचल मची हुई है और बता दें कि यहां भी बैठक से विधायकी की गैर मौजूदगी के सवाल खड़े हो रहे हैं। लालू यादव ने विपक्ष की मीटिंग के बाद लोगों के संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, देश में जो सरकार वो झूठ बोलकर सत्ता पाने की कोशिश में लगी। ये लोग झूठ बोलकर ही सत्ता में आए थे। उन्होंने कहा है कि देश का काला धन विदेशी देशों के बैंक में जमा है, जिसे देश में लाकर देश की जनता में बांटने का काम करेंगे। इनके झांसे में हम भी आ गए और खाता खुलवा लिया। किसी भी शहर में आवारा पशु ट्रैफिक समस्या की बड़ी वजह होते हैं। आवारा पशु अक्सर गंदगी फैलाते हैं और यातायात में बाधा डालते हैं। इस पर रोक लगाने के लिए कानपुर शहर में एक बड़ा प्रावधान लागू किया गया है। प्रशासन का कहना है कि इस तरह की सख्ती से सफाई को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ेगी और यह पर्यावरण के हित में होगा। विपक्षी गठबंधन की मीटिंग के बाद राहुल गांधी ने अपने संबोधन में सरकार को घेरा। उन्होंने कहा, बीजेपी को इंडिया अलायंस हराएगा, हम देश के लिए काम करेंगे। राहुल गांधी ने कहा, कुछ मतभेद है लेकिन हम एक हैं। इस दौरान उन्होंने चीन के मुद्दे पर बीजेपी को फिर घेरने की कोशिश की। उन्होंने कहा, चीन ने लद्दाख में देश की जमीन पर कब्जा किया है। पीएम देश से झूठ बोल रहे हैं, वो चीन से घबराते हैं, सच बताने से घबराते हैं, झूठ बोलकर देश को गुमराह कर रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 के नोट की वापसी को लेकर बड़ी जानकारी दी। उसने शुक्रवार को कहा कि अभी तक 3.32 लाख करोड़ रुपए मूल्य के 2000 के नोट बैंकिंग सिस्टम में वापस आ गए। आरबीआई के अनुसार करीब चलन में मौजूद 93% 2000 के नोट मार्केट से बैंकों में वापस आए। हालांकि 2000 के नोटों को वापस करने के लोगों के पास अभी भी 1 महीने का समय बचा हुआ है। देश की राजधानी में मेरा माटी मेरा देश कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए और उन्होंने कहा, मौजूदा लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हर परिवार, हर व्यक्ति, हर नागरिक, हर बच्चा भारत को एक महान राष्ट्र बनाने में योगदान दे सकता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने मद्रास उच्च न्यायालय के अस्थायी न्यायाधीश के रूप से 5 अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश की है। कॉलेजियम ने न्यायमूर्ति ए नकरीन, निदुमलु माला, एस सुंदर मोहन और कबाली कुमारेश बाबू को मद्रास उच्च न्यायालय के अस्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की सिफारिश की। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी सौगात दी है। सीधी दौरे पर पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जिले में चिकित्सा महाविद्यालय का भूमि पूजन किया। इस मेडिकल कॉलेज के बाद प्रदेश के छात्रों के लिए हर साल सीधी में 100 MBBS सीट प्राप्त हो सकेगी। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सीधी के ग्राम गुनौड़िया में मेडिकल कॉलेज के खुलने से सीधे जिले और उनके आसपास के जिलों में नागरिक भी लाभान्वित होंगे। अगस्त महीने के दौरान उत्तर भारत में गर्मी ने जमकर तांडव मचाया। कई जगह तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के भी पार चला गया। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार देश ने इतिहास में सबसे गर्म और शुष्क अगस्त का अनुभव किया है। इस साल के अगस्त महीने में 1901 के बाद में सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया। विशेषज्ञों का कहना है चिंताजनक प्रवृत्ति जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभाव को उजागर करती। अगर आपने ICICI बैंक या पंजाब नेशनल बैंक से होम लोन ले रखा है तो यह खबर आपके काम की है। बैंक की तरफ से होम लोन की ब्याज दर में इजाफा किया गया है। ICICI बैंक और पंजाब नेशनल बैंक ने अलग अलग टेन्योर वाले लोन पर MCLR 5 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है। बैंक की वेबसाइट के अनुसार बढ़ी हुई ब्याज दरें 1 सितंबर 2023 से लागू हो गई है। भारत में क्रिकेट को एक धर्म की तरह देखा जाता है। क्रिकेटर्स को भगवान की तरह पूजा जाता है। इस देश में एक से बढ़कर क्रिकेट खिलाड़ी हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। वहीं क्रिकेट के कई खिलाड़ियों की खूब चर्चा होती है। हर किसी जुबान पर इन खिलाड़ियों का नाम होता है। आप सोचिए कि आज की युवा पीढ़ी ने हमारे बुमराह, मोहम्मद शमी जैसे गेंदबाजों को खेलते देख रहे हैं, लेकिन आज हम आपको बता दें कि इस आर्टिकल जरिए बताएं कि जवाहरलाल श्रीनाथ के बारे में जिन्होंने भारतीय तेज गेंदबाज आक्रामक को नई पहचान दी है। भारतीय वायुसेना जल्द बड़ा युद्धाभ्यास तिरसुल करने जा रही है। यह युद्धाभ्यास ऐसे वक्त होगा जब भारत में G20 समिट के दौरान दुनिया भर के तमाम बड़े नेता दिल्ली में होंगे। खास बात यह है कि यह युद्धाभ्यास उत्तरी क्षेत्र में चीन और पाकिस्तान से लगी सीमाओं पर होगा। तिरसुल में राफेल, मिराज, सुखोई 30 MKI समेत तमाम लड़ाकू विमान शामिल होंगे। भारतीय सराफा बाजार में 1 सितंबर 2023 को सोना चांदी सस्ता हुआ। सोने की कीमत 59,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के पार रहा। वहीं चांदी का भाव 74,000 रुपये प्रति किलो से अधिक रहा। राष्ट्रीय स्तर पर 999 शुद्धता वाले 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत 59,312 रुपये है, जबकि 999 शुद्धता वाली चांदी की कीमत 74,512 रुपये है। उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड धारकों का अब घटतौली का खेल नहीं चलेगा और ना ही वो अनाज का हेरफेर कर पाएंगे। इसके लिए प्रदेश सरकार सभी 15 करोड़ कार्ड धारकों का बायोमेट्रिक सत्यापन शुरू करने जा रही है। ई3
तौल मशीन के कारण कम अनाज देने की शिकायत भी दूर हो जाएगी। अब राशन कार्ड के जरिए राशन लेने वाले लाभार्थियों को तत्काल रसीद मिलेगी और किसने कितना राशन लिया इसका पूरा लेखा जोखा रखा जाएगा। इसके लिए पूरी प्रक्रिया का खाका तैयार किया गया। दरअसल हर राशन कार्ड धारक का प्रदेश सरकार अब बायोमेट्रिक सत्यापन कराएगी। eKYC यानी ऑनलाइन सत्यापन कराने का प्रदेश सरकार की ओर से निर्णय लिया गया है। कुल 15 करोड़ लाभार्थियों की eKYC सत्यापन किया जाना है। इसके लिए खाद्य विभाग को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। केंद्रीय कर्मचारियों की खुशखबरी मिली है। जी हां, आपको बता दें कि उन्हें इंतजार करने वाली घड़ी अब आने वाली है। सरकार महंगाई भत्ता घोषित कर सकती है। सितंबर केंद्र सरकारी कर्मचारियों के लिए शगुन का महीना है। नवीनतम आंकड़े महीने की शुरुआत में सामने आए हैं। जुलाई 2023 के लिए AICPI इंडेक्स का आंकड़ा जारी किया गया। इसमें बहुत बढ़ोतरी हुई, लेकिन उससे भी खासकर जुलाई 2023 में लागू होने वाले महंगाई भत्ता की घोषणा होने वाला है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़ रहे हैं आप अपने NTS न्यूज़ चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।